गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद कल श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है। इस अवसर पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ घाट पहुंचने लगे हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बता दें, ये मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है जो चारधाम यात्रा का हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और यात्री टोकन में दिए गए समय अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की टीमें भी तैनात की गई है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले किस तरह से फूलों से मंदिर को सजाया गया है। 11 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में डोली, जो कि माना जाता है केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने से पहले पहुंचाई जाती है, वो भी आ गई और भक्तों की कितनी बड़ी भीड़ है ये भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हरीश खनेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, नरेश भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। नरेश, कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, कितने बजे ये प्रक्रिया होगी? क्योंकि सामने जो जानकारी आ रही है, कुछ लोग 7 बजे का वक्त बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बजे का वक्त बता रहे हैं, और इसके साथ ही क्या तैयारी की गई है कल से इस यात्रा के लिए? जी शिवानी, मैं बता दूं आपको कि आज बाबा के चल बिगड़ाव जो केदारनाथ का मुख्य पड़ाव गौरीकुंड है, गौरीकुंड से गौरी माई से आज सुबह बाबा की चल बिगड़ाव पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे 10,000 से अधिक ये श्रद्धालु इस समय केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं। सुबह 7:30 बजे जो बाबा के कपाट बंद रहते हैं और ग्रीष्म काल के लिए आप 6 बजे कल सुबह 7:30 बजे 7 बजे बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहाँ पे देश विदेश के तीर्थयात्री 6 माह बाबा के दर्शन यही कर पाएंगे। जी, और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? इसके साथ ही बताया जा रहा है कि भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन ने कुछ अलग तरीके की व्यवस्था की है। शिवानी, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से विगत वर्षों की भांति केदारनाथ धाम में ये यात्रा एकाएक बढ़ी है, उसी को देखते हुए यहाँ पे कोई ये पुलिस प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा या कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वयं कहें तो यहाँ पे 6,000 के करीब जगह जगह से यहाँ पे पुलिस बल को पूरे चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात किया हुआ है। साथ ही अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में इस समय जो भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे, उनकी ये यात्रियों की सुरक्षा और दर्शन के लिए यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन के द्वारा टोकन व्यवस्था करके टोकन के माध्यम से ही ये बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जी नरेश, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आई है, अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना है। ऐसे में बारिश से यात्रियों को अपनी यात्रा में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं? शिवानी, मैं बता दूं जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में बाबा केदारनाथ में शाम के टाइम के पल भर ये शाम तक केदारनाथ का मौसम बदल जाता है और 12 बजे के बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। उसी को देखते हुए जो यहाँ पे पूर्व में जो रेन शटर बनाए हुए, रेन शटरों के माध्यम से ही जो टोकन व्यवस्था के माध्यम से ही तीर्थयात्रियों को लाइन में खड़ा करके लाइन के माध्यम से ही ये दर्शन कर पाएंगे। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेन शटरों की व्यवस्था की है, उन रेन शटरों में ही तीर्थयात्रियों को रहना पड़ेगा और अपनी बारी बारी से ही ये बाबा के दर्शन करें। खासतौर से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के गौरीकुंड से लेकर के जंगल चट्टी से लेकर के जितने भी ये मुख्य पड़ावों, सभी मुख्य पड़ावों पे पुलिस तैनात की गई और यात्री को किसी भी परिस्थिति में ये निपटने के लिए पुलिस को यहाँ पे तमाम तैयारियां की गई हैं और बारिश के वक्त भी यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही टोकन की व्यवस्था की गई है, टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही यात्री दर्शन कर सकेंगे। ये व्यवस्था विशेष करके भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से की गई है। कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इस बार जो है 108 फूलों के द्वारा जो है भगवान के मंदिर को सजाया जा रहा है, दिव्य और भव्य सजाया जा रहा है और यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन, प्रशासन सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। हम ऋषिकेश पुष्प सेवा समिति से हैं और एक व्यास जी गुजरात से हैं। हम दोनों साथ मिलकर इस भगवान के मंदिर को सजा रहे हैं और अगर हम दोनों के फूलों की बात करी जाए तो हम दोनों एक साथ 108 कुंटल फूल मिलाकर भगवान के मंदिर को सजा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से, और मैं अब तक 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने। 6,000 किलोमीटर साइकिल से किया, 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक खींची करके लिफ्ट लेके। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई है सरकार द्वारा, धाम की सरकार द्वारा। बहुत सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। आप पीछे देखेंगे तो लगातार देखिए सफाई कर्मचारी हमारे जितने भी हैं सब लगातार सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस बार जो है तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल से केदारनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और इस बार भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम विशेष तरीके की तैयारियां की गई है। टोकन सिस्टम लागू किया गया है। केदारनाथ धाम का विशेष महत्व है। चारधाम यात्रा में भगवान शिव का स्थान बताया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम के क्या मायने हैं चारधाम यात्रा के लिए। चारधाम यात्रा का एक बेहद अहम हिस्सा है केदारनाथ धाम, जिसके कपाट कल से खोले जाएंगे। हिमालय की गोद में बसा है, करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर, और इसका इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ धाम है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ धाम में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पवन राणा ने कहा कि सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट IRCTC पर उपलब्ध है और ऑफलाइन टिकट DM या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपलब्ध है। हम प्रतिदिन लगभग 20 से 30 शटल संचालित करते हैं जो 150 से अधिक तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं। यदि मौसम अनुकूल है तो 25 से 30 चक्कर संचालित किए जा सकते हैं और यदि नहीं तो टिकट रद्द किए जाते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रा से पहले यात्रियों को जानकारी दी जाती है। प्रतिदिन ऑनलाइन बुकिंग 150 है और अग्रिम बुकिंग भी प्रक्रिया में है। बुकिंग 1 महीने के लिए खुली हुई है। मैं एरो एयरक्राफ्ट में काम करता हूं। यहाँ पे हम श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन टिकटें होती हैं वो IRCTC के द्वारा होती हैं। जो भी ऑफलाइन की टिकटें होती हैं वो DM कोटा या जो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके थ्रू होती है। पर डे हम लोग यहाँ पे 20 से 30 के बीच शटलें करते हैं, जिसमें से 150 से ऊपर यात्रियों की सेवा कर सकते हैं हम। मौसम पर भी कुछ डिपेंड रहता है? अगर मौसम सही रहा तो 25-30 राउंड लग जाते। वहीं भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित सूर्या ड्रोन टेक का समापन हो गया। टेक के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इसलिए हमारा प्रयास है कि युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बने बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें। ये ड्रोन का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे के द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें SP ने जानकारी दी कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो।
उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक लग जाते थे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समय अवधि सुनिश्चित की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले यहां पर भीड़ से निपटने के लिए टोकन काउंटर्स खोले जा रहे हैं। टोकन पर दिए गए समय के अनुसार ही तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी होती है। देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी पहुंचे। मंच से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही 2027 के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए बिगुल फूंका गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं सचिन पायलट ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा संविधान के विरुद्ध है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और लोग भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केंद्रीय एजेंसी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। सचिन पायलट की तरफ से कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए। यहां तक कहा सचिन पायलट ने कि लोग देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं। देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम करें और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ भारतीय कांग्रेस राजधानी जनपद उत्तरकाशी में गंगा सप्तमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने बताया कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मार्कंडेय गंगा किनारे में गंगा सप्तमी का पर्व भले ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गंगा सप्तमी एक दिन पहले आ रही है। इस दिन का इंतजार भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। 11,000 दीप प्रज्वलित कर गंगा जी में प्रवाहित किए जाते हैं। इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। तो इन्होंने जहाँ 50 कट्टे सीमेंट दिखाया हुआ लगाया हुआ। गंगा सप्तमी का मतलब गंगा जयंती, और गंगा जयंती का मतलब गंगा जी का प्राकट्योत्सव। जिस दिन गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पे आई, तो इसी मुखवा क्योंकि मृतंग ऋषि का ये गांव है, और जो मार्कंडेयपुरी है वो मृतंग ऋषि के जो पुत्र हैं, शिष्य हैं मार्कंडेय ऋषि जी। तो मार्कंडेय ऋषि का मार्कंडेयपुरी है, जहाँ पर विगत कई वर्षों से परंपरा से जो है गंगा सप्तमी का वहाँ पर महोत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को विभिन्न जानकारियां दी जा रही है। अब तक चारधाम यात्रा पर लगभग 10,000 ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। यात्रियों को पंजीकरण के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में चारधाम यात्रा जाने वाले भारी वाहनों को विकास नगर के मार्ग से भेजा जा रहा है।
नाम प्रीति है, प्रीति शर्मा। मैं कन्या सहायक के पद पर तैनात हूँ, संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून में। लगभग जो हमने डेटा निकाल के देखा है, लगभग 10,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और जितने भी यात्री 4 धाम के लिए जा रहे हैं, बिना ट्रिप कार्ड और बिना ग्रीन कार्ड के उन्हें आगे नहीं भेजा जाता। हमारा कुठालगेट चेक पोस्ट पहला चेक पोस्ट पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड से डेटा एंट्री करके ही उनको आगे। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा का दायरा केवल यातायात नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन जागरूकता, सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिकों के जिम्मेदार व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वो सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन का रूप दे, जिससे आमजन में नियमों के प्रति स्वाभाविक अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित हो। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में वक्फ कानून संशोधन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइटें बंद रही, घरों दफ्तरों में अंधेरा पसरा रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए और कहा कि नया वक्फ संशोधन संविधान विरोधी है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी और कहा कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं, हमारी अस्मिता की लड़ाई है। मेरा नाम अयान कुरैशी है, मैं ज्वालापुर हरिद्वार का स्थानीय निवासी हूँ। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर, अपने दुकानों की लाइट बंद करके वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया और ये सरकार से अपील हम लगातार करते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, कि जो ये वक्फ बिल लेके सरकार आ रही है, लेकर आई है, इसको वापस लेना चाहिए। वक्फ की संपत्ति वो संपत्ति है जो हमारे बुजुर्गों। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर संयुक्त सचिव पहुंचे, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जल शक्ति अभियान के तहत जनपद में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों और कार्यों के संबंध में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने जल संरक्षण और संवर्धन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में 32 तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और 97 तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावनाएँ हैं। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस परिवार के बच्चों को नई सौगात दी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने उद्घाटन किया। रुड़की एएसपी के अथक प्रयासों से चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि पार्क में खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की खेलों के प्रति जो पहल है उसको आगे बढ़ाने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।
अच्छा पार्क एक यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्ली खेल सकेंगे, और एक ऐसा प्लेग्राउंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है जिस पर कई तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पर इनके स्तर पर किए जाते रहेंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मैं सभी हमारे, क्योंकि थाना क्षेत्र में कई बार हम लोग अपने कार्य की व्यवस्था के कारण इस तरीके के अभिनव पहल को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, तो मैं आह्वान करता हूं कि अन्य लोग भी इससे वहीं उत्तराखंड में ICSE बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। देहरादून के अर्नव पांडे ने इंटरमीडिएट में 99% नंबर लाकर टॉप किया है। अर्नव पांडे उत्तराखंड शासन में सचिव पंकज पांडे के बेटे हैं और देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं। अर्नव की कामयाबी पर उन्होंने कहा कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ अर्नव भी बेहद खुश हैं और इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और डट के उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को ही बार बार अच्छे से मेहनत करेंगे, उस चीज़ में ही फोकस करेंगे, तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने साल भर यही किया था, मतलब फ्री टाइम भी मेरा था। उस टाइम पे मैं अपना कीबोर्ड बजाता था, पियानो बजाता था, दोस्तों से बातें करता था, बट मेरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल अलग था। उस टाइम मैं अपना फ़ोन साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो ऐसे ही मैंने अच्छे नंबर स्कोर किए। इनका जब 12th का एग्ज़ाम चल रहा था उसी दौरान इनका UCLA में कंफर्मेशन आ गया था एडमिशन का। UCLA में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको कंप्यूटर साइंस में वहाँ एडमिशन मिला है, जो कि नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी है US की, और कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी रैंक में आती है। तो हम लोग लकी हैं कि इनको एक अच्छा कॉलेज भी मिला है, जो इनकी चॉइस थी। ये चाह रहे थे कैलिफोर्निया जाना, और भविष्य में ये क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के बाद। तो एक अच्छा इनको ऑप्शन मिला है, एक स्टार्ट अच्छा मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, और हम लोग का सभी का नाम, उत्तराखंड का